नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय धार्मिक जनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। ये वीडियो संदेश साथियों एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और किस तरीके से एक पूरी तरीके से जो राजनीतिक व्यवस्था है, एक प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चेंजेस हो जाती हैं और एक झटके में एक मास लेवल की क्रांति, एक मास रिवॉल्यूशन से कैसे एक प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़कर इस्तीफा देकर तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ कर जितने पद प्रतिष्ठा सम्मान हैं, जितने संसाधन हैं, जितने उसके जो भी रहवास हैबिटेट सबको छोड़कर उसे अन्य देशों में भागना पड़ता है और उसको पॉलिटिकल एसाइलम के लिए एक राजनीतिक शरणार्थी बनकर वह उसे आवेदन करना पड़ता है। तो आप इस मैंने जो कहा आप जान गए होंगे कि हम कहाँ के किस मुद्दों पे बात कर रहे हैं, कौन से राष्ट्र के रिसेंटली हम बात कर रहे हैं। तो आपने कल देखा जो दिन भर न्यूज़ में चला साथियों, और बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय रहा, टॉपिक रहा कि आपने कल बांग्लादेश का न्यूज़ और वहाँ पे जिस तरीके से आपने वहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन शेख हसीना के लिए जिस तरीके से वहाँ पे मास प्रोटेस्ट हुए और जनता सड़कों पे आ गई, मास लेवल पे रिवॉल्यूशन हुआ और कैसे वह अपने पद को छोड़कर पद से इस्तीफा देकर वह इंडिया भाग कर आया हिंडन एयरपोर्ट। यहाँ काफ़ी टाइम तक रुका रहा और वह ब्रिटेन से राजनीतिक पॉलिटिकल राजनीतिक जो शरणार्थी बनने के लिए वह इंतज़ार कर रही है। तो देखो, एक प्रधानमंत्री एक जनता के मास प्रोटेस्ट, मास रिवॉल्यूशन क्रांति के बदौलत उसकी पूरी जो अपने पद पावर को छोड़कर इस्तीफा देकर उसे किस तरीके से भागना पड़ता है। तो ये तो इशू एक टॉपिक है, लेकिन कोर इशू क्या है, कोर मुद्दे क्या है, क्या यहाँ से सब कुछ रिफॉर्म हो जाएगा, क्या यहाँ सब कुछ सुधार हो जाएगा, इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो टॉपिक पे कि क्या यहाँ से यहाँ बांग्लादेश की स्थिति सुधर जाएगी। पूर्व में भी हुआ है ना, तो क्या अभी जैसे किस तरीके से वहाँ पे आ रही है कि क्या एक राजनीतिक एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है उसके छोड़ देने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा या सब कुछ सही हो जाता है, इस पे बात करेंगे। जो कि इसका उत्तर हम देंगे कि इसका उत्तर बिल्कुल नो में रहेगा, नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरी प्रशासन नहीं, पूरी प्रशासनिक तंत्र नहीं है, वह पूरी माइंडसेट नहीं है। अगर आपको क्रांति से चेंज करना है तो पूरी व्यवस्था और एक किस तरीके से माइंडसेट पूरी रिवॉल्यूशन ला के चेंज करनी पड़ती है। कि देखो, पहले बांग्लादेश का हिस्ट्री मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, शॉर्ट ब्रीफ में बताऊँगा, और अन्य देशों में जो रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुए। देखो 1971 में क्या है ना दोस्तों, पहले क्या है, हमारे इंडिया आज़ाद होता है तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। तो ये कहा ब्रिटिश जो ब्रिटिशों के 200 से 250 वर्षों तक हम जो वहाँ पे कॉलोनी थे, उपनिवेशवाद थे उनके, और वो हम पे इंपीरियल थे, वो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी। तो उन्होंने जब हमको आज़ाद करा, हमें जब मुक्त करा, फ्री करा, तो उसने बांट दिया अन्य राष्ट्रों में, जिसमें पाकिस्तान और भारत। तो पाकिस्तान में भी क्या होता है कि पाकिस्तान दो था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। के पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का जो पाकिस्तान है आपका, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो बलूचिस्तान का जो एरिया मिला के जो आपका पंजाब का एरिया मिला के वो पश्चिमी पाकिस्तान। तो साथियों क्या होता है, 1971 में जब वो मास लेवल के प्रोटेस्ट उस तरीके के, देखो बांग्लादेश कैसे बना था, इसी क्रांति से बना था। और आज की जो शेख हसीना है उसके जो पिताजी हैं, जो बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, वो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बलिदान त्याग से बना था कि वो लोग भी रिवॉल्यूशन करे थे। कैसे करे थे, 1971 की बात है साथियों, कि ये वहाँ पे इंदिरा गांधी हमारे यहाँ पीएम थी उस टाइम में, तो वहाँ पे क्रांति होती है और अपने अधिकारों के, राजनीतिक अधिकारों के, राइट्स के जो अधिकार हैं सारे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकारों के, प्रशासनिक अधिकारों के, न्यायिक अधिकारों के, एक जो पश्चिमी पाकिस्तान की वर्चस्वता रही है और पूर्वी पाकिस्तान को जो बंगाली एरिया है, बांग्ला वर्चस्वता, बांग्ला कल्चर और इस जो बांग्ला मुस्लिम कल्चर का जो एक प्रधानता है वहाँ पे, जो वहाँ के है, उसको किस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान से तरह डोमिनेट करा जाता है। इसलिए उन्होंने क्रांति करा और 1971 में हमारे देश ने भी इसमें सहयोग करा, मुक्ति वाहिनी नाम की सेना भेजा, मुक्ति वाहिनी, तो वहाँ पे मुक्त होता है 1971 में, बांग्लादेश बनता है। आज उसकी इकोनॉमी पर कैपिटा इनकम वो हमारे इंडिया से इवन बेटर था साथियों। और वहाँ पे जो कपड़ा, क्लॉथ का फैक्ट्री जाने जाता है, जूट क्लॉथ के लिए काफ़ी बेहद, जो आप ब्रांडेड आप जो कपड़े पहनते हैं ना, लिवाइस के कपड़े हैं साथियों, वो वहीं से आता है। लिवाइस के जैसे
और अच्छे टॉप टॉप के ब्रांडेड जो कपड़े हैं वहीं से क्लॉथ आता है बांग्लादेश से। आपके यहाँ का गंगा का नदी, ब्रह्मपुत्र नदी वही बांग्लादेश में ही जाती है। उसके बाद जाके वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदियाँ। तो आप क्योंकि हमारे भारत देश का ही बंगला जो जो ढाका हो कैपिटल है बांग्लादेश, हमारे भारत से ही वहाँ पे जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो क्रांति हुए हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। जो चितमंगलू है, चितगांव है, तो ये पूरे केंद्र रहे हैं हमारे राष्ट्रवादी मूवमेंट आंदोलन का, पहले के हमारे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और आज 1971 में बांग्लादेश अलग होगा, अलग राष्ट्र बनता है, और आज उसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी भारत से काफ़ी समृद्ध, और भारत के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है, वहाँ पे निवेश भी है। तो क्या होता है, अब क्यों प्रोटेस्ट हुआ, क्यों इस तरीके के इश्यूज आते हैं, क्यों इसकी क्रांति होती है, और ये क्रांति सफल कैसे मानी जाएगी? कि अभी भी ये क्रांति जो है प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गया तो इसको सफल नहीं बोलेंगे। कि अभी वहाँ के जिया खालिद जो पूर्व प्रधानमंत्री है, जो महबूबा जो मुफ्ती है शेख हसीना है, शेख हसीना के द्वारा उनको जो जेल में डाला गया है, तो वो अभी क्या है, जिया खालिद आके वो पीएम बन सकती है। या जो अपोजिशन अभी जो जिस तरीके से बायकॉट करा गया था वहाँ के जो रिसेंट जो इलेक्शन हुए, वहाँ के जो जनरल इलेक्शन हुए जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना जो पुनः चुन कर आई थी, तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे भी इस तरीके के लोकतंत्र को खतरे, लोकतंत्र का जो मर्डर की बात आई, और उसने मुख्य विपक्षी पार्टी ने उस चुनाव से अपने आप को बाहर कर रखा था। और उसके बाद भी इस तरीके से जो आरोप लगते हैं कि अभी जो रिसेंट जो रिवॉल्यूशन हुआ कि एक मामला से आता है एक आरक्षण के मुद्दे पे यूनिवर्सिटी में, जो कि वहाँ के पूर्व जो शहीद हैं, जो शहीद के परिवारों को बांग्लादेश में कि 30% रिजर्वेशन की बात होती है आरक्षण की, और उस मुद्दे पर जो बिल आता है उसके प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट मास लेवल में प्रोटेस्ट करते हैं। और उस प्रोटेस्ट में क्या है, किस तरीके से प्रशासन बल का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे राष्ट्र में क्या है, कपड़ों से पहचान लिया जाता है, और उनको बल प्रयोग करके उनको किस तरीके से जो बहुत से छात्रों को प्रशासन के द्वारा गोली से मरवा दिया जाता है, मृत्यु हो जाता है। प्रोटेस्ट इसी तरीके से मॉस लेवल पे, मॉब लेवल पे भीड़ के द्वारा बढ़ती है, मोबिलाइज होती है। नेट शट डाउन करने, बंद करने के बाद भी वह किस तरीके से एक भावना उसमें जुड़ती है, लोगों का जुड़ाव, और मास रेडिकलाइज होकर करके इतनी बड़ी प्रोटेस्ट हो जाती है कि डायरेक्ट क्लैशेस होते हैं किसमें, गवर्नमेंट, पुलिस, प्रशासन, आर्मी और जो आम नागरिक, जो जनता है, जो सिटीजन है, इनके बीच। और आज देखो इवन इतना आता है कि आर्मी आती है शासन में और बोलती है कि हम जो अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए अवसर देते हैं, और वो इस्तीफा देकर बांग्लादेश के पीएम को वहाँ से वो भगाती है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि वहाँ प्रशासन सब कुछ सही हो गया प्रधानमंत्री जाने के बाद? तो उसका उत्तर नो है। यहीं पे हमने कहा क्यों नो है कि आज पूरी प्रशासन व्यवस्था तो वही है ना, आर्मी जैसे, अब ये तो वही हो गया ना कि जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, वेस्ट पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान राष्ट्र है, कि वहाँ आर्मी मेन मेजर भूमिका रोल करती है। और जो जैसे इमरान खान की पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, और अभी जो दूसरी सरकार है, तो लास्ट टाइम क्या करा कि इमरान खान को सपोर्ट करा, और फिर इसके बाद अगेंस्ट में भी सपोर्ट करा, तो वहाँ आर्मी मेन भूमिका में रहती है, आर्मी मेन रोल निभाती है, और वही खेल कराती है पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है, वही लड़वाती है, गेम प्लान करती है, तो वह उससे पूरी व्यवस्था सुधार नहीं जाती। जैसे आर्मी के भी चार्ज में फिर बांग्लादेश है, और क्रांति करके ये क्या फिर शब्द हो जाएगा, फिर राजनीतिक प्रणाली आएगी, वही लोकतंत्रीय प्रणाली, लोकतंत्रीय व्यवस्था होगा, फिर वही डेमोक्रेसी, वही करप्शन, वही भ्रष्टाचार, वही शोषण और लिंचिंग। तो ये सारे चीज़ें जो फिर वही रहने वाली है। तो फिर तो ये बात जब आपने देखा ना 2 साल पूर्व विगत कहाँ श्रीलंका में हुआ, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन और जो प्रधानमंत्री भवन में जो जनता चले गए। अभी आपने देखा केन्या में जो हुआ कि वहाँ के संसद भवन में जो लोग जनता मॉब चले गए और वहाँ पे प्रोटेस्ट करा शासन प्रशासन की उस व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को, करप्ट व्यवस्था को। वहाँ भी हुआ केन्या में। आप देखेंगे कि अभी जो फ्रांस में हुआ कि उस तरीके से सरकार पूरा विकृत कर दी गई। आप लंदन में जो चल रहा है, ब्रिटेन में आप देखो कि लेफ्टिस्ट और जो राइट विंग, सेम फ्रांस में लेफ्टिस्ट और राइट विंग में चल रहा है यूरोपीय राष्ट्र में। तो क्यों चल रहा है? अब हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों कि ये सारे मुद्दे हैं। मैंने अपने जल्दी में आपको ब्रीफ में इनको बताया कि बहुत चीज़ें हैं। अब हम आपसे बात करेंगे कोर इश्यूज, कोर मुद्दे पे। देखो वहाँ की जो जनता है, जो छात्र है, जो सिटीजन है, जो डायरेक्टली इंटरेस्ट ग्रुप है, जो हित समूह है, जो प्रेशर ग्रुप है, दबाव समूह है, उन्होंने दबाव बनाया। अच्छा है, क्रांति लाया, मास लेवल क्रांति लाई। जब बहुत टाइम से जो 15 वर्षों से जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी और वह अपने आप को एक डिक्टेटरशिप, एक तानाशाही और एक ऑटोक्रेसी निरंकुश सरकार की भूमिका में आह्वान कर रही थी। जनता का जहाँ आवाज़ को दबाया जा रहा था और जनता जब प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको आतंकवादी टेररिस्ट तक कहा गया। इस वजह से वो बैकफायर कर गया और प्रोटेस्ट और ज़्यादा हिंसक हुआ और ज़्यादा वो हिंसा और मास लेवल पे हुआ और आज शासन को, प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़कर भागना पड़ा, ये मामला। तो क्या यहाँ इस क्रांति को सफलता माना जाए? नहीं, क्योंकि देखो आज पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है,
उसी वही बांग्लादेश में हुआ ना जो आपके यहाँ होता है कि अच्छी विदेश नीति है करके बोला जाएगा, हम बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। यही बांग्लादेश में हुआ कि हम विकास कर रहे हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, हमारी विदेश संबंध अच्छे हैं। ऐसे कर करके वो आपके जनता को मोबिलाइज करके भेड़ चाल में चलाती है, भीड़ चाल में चलाती है। दो, भेड़ चाल और भीड़ चाल, इसमें चलाते रहेगी चलाते रहेगी चलाते रहेगी। और लोगों के जो एक्चुअल जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो उनके अधिकार हैं, जो उनको चाहिए, जो शासन प्रशासन को टैक्स दे रहा है, कर दे रहा है। पहले देखे मोनार्क था, प्रजातंत्र, तो एक परिवार में जो कृषक परिवार है, मजदूर परिवार है, व्यापारिक परिवार है, तो एक परिवार के उसके उपज के हिसाब से राजशाही को, राज शासन को क्या जाता था, कर जाता था, टैक्स जाता था, उपज का हिस्सा जाता था, जो भी टैक्स जाएगा, व्यापार में जो भी प्रॉफिट मुनाफा का हिस्सा जाता था। अभी क्या करते हैं, आपके पूरे परिवार टैक्स भरते हैं। मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं तो टैक्स दूंगा, डायरेक्ट ITR रिटर्न करूंगा, बच्चों के लिए कुछ ले जाऊंगा, खाने के लिए जाऊंगा, लेके रखेंगे, राशन वसन हर एक चीज़। बच्चा मेरा जाता है तो 2 पैसा लेको बिस्कुट लेता है, वो भी टैक्स दे रहा है, मिक्सचर, लेस, कुरकुरे, जो भी चिप्स ले रहा है, बंद पैकेट उसमें भी दे रहा है। अब दूध दही सब में टैक्स, तो हर एक चीज़ में कोई इवन कोई मेरी वाइफ जैसे जाएगी स्कूटी लेके तो पेट्रोल लाएगी, वो भी टैक्स दे रहा है। तो कोई भी इवन परिवार के जो भी सदस्य, मेरे बुजुर्ग है, माता पिता है, तो उनका तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो वो इलाज कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, वो भी टैक्स दे रहे हैं। तो कोई नहीं बचा है ना। इवन आप पशु के लिए कुछ, आप घर में डॉग पालें तो उसके लिए पेडिग्री लाएंगे, उसके लिए कुछ खाने का लाएंगे, दवाई लाएंगे। जीवन जो मवेशी हैं, मवेशी के लिए दाना बीज लाएंगे और उसके लिए कुछ दवाई बीज खाना लाएंगे। मवेशी के लिए जो गाय, घर में बछड़े गाय भैंस जो रखे हैं आप, तो उनके में भी आप टैक्स देते हैं। तो परिवार में जितने घर के बच्चे सदस्य हैं, बेटी माताएं बहनें हैं, जो जीव हैं, पेट एनिमल पालतू पशु, सबके लिए आप टैक्स देते हैं। सबको ही टैक्स पटा रहा है सरकार को। लेकिन क्या रिटर्न में सरकार आपको जो प्रशासन, जो गवर्नेंस, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, रिटर्न में क्या आपको सुविधाएं उस टैक्स के बदले आपको ऐसी व्यवस्था दे पा रहा है? अगर नहीं दे पा रहे हैं, अगर ऐसी व्यवस्था दे पाता तो क्या ऐसा क्रांति होता? क्या प्रधानमंत्री को छोड़कर भगना पड़ता? इवन आज इंडिया में आया, 1 महीना पहले हमारे प्रधानमंत्री गए थे वहाँ मिलने, उनको जीत की बधाई देने, और स्वयं जीत गए थे। तो क्या आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो, आप जीत जाते तो इसका मतलब क्या आप सर्वे सर्वा हो जाते हो? संसदीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वही है कि आप जनता की, आप लोगों की, इस प्रजातंत्र में लोगों की, जनता की बात को सुने। आप कोई भी बिल विधेयक ला रहे हैं तो उसमें आम चर्चा, खुली बात विवाद, डिबेट हो उस पर। अभी देखो, इवन एक एग्जांपल स्वरूप लेते हैं, हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया जा रहा है, एक ब्रॉडकास्टिंग बिल कि जिसमें आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सारे चीज़ों को उस सरकार के इंस्पेक्शन में एक लाइसेंस राज की तरफ प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है। उसमें डाला जा रहा है कि सरकार के कोई भी आलोचना, क्रिटिक न कर पाए, कोई बोल ना पाए सरकार के विपक्ष में। और इसको भी ब्रॉडकास्टिंग बिल को किस तरीके से ला रहा है, चोरी चोरी ला रहा है। कि जैसे आपने 1918 में देखा कि ब्रिटिश भी हमारे यहाँ पे शासन करे तो रॉलेट एक्ट लाए। ठीक है, रॉलेट एक्ट वो बता के लाते थे सबको, उसकी कॉपियाँ देते थे, तब ना विरोध करते थे कि काला कानून है। और जब आप 1927 में देखेंगे साइमन कमीशन आया, जो हमारे लिए व्यवस्था बनाने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था देने, तो साइमन गो बैक के प्रोटेस्ट हुए, नारे लगे। क्यों? तो वो बताता था कि ये कानून ला रहा है, इसमें ये कॉपियाँ देता था। ब्रिटेन में बनता था कानून और हमारे यहाँ लागू होता था, क्योंकि हम उसकी कॉलोनी थे, उपनिवेशवाद थे। तो जब क्या है कि वहाँ जब कानून बनता था 200 साल पूर्व में, और वहाँ पे बता, आज के डिजिटल युग में आप सब डिजिटल से जुड़े, आपको सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप चलाते हो, और आपके लिए एक ब्रॉडकास्टिंग बिल कानून आ रहा है, सरकार ला रही है, उसके क्या प्रोविज़न है, क्या करने हैं, कैसे आप पे निगरानी रखा जाएगा, कैसे आपके कोई भी बात आप बोलते हो तो उसको सरकार जरा सा आपत्ति डाल के, किसी से विरोध करा के एक ग्रीवांसेस कमेटी बनाएगी और वहाँ आपत्ति दे के आपके चैनल, आपके फेसबुक, आपके आईडी, इंस्टाग्राम, आपके यूट्यूब, सारे चीज़ बंद कर देगी। ये है सरकार को अथॉरिटी, इतनी पावर। तो ये उसी तरीके से जो एक 1971 जब LPG रिफॉर्म आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो इसमें क्या है, लाइसेंस राज को ख़त्म करा गया। और आप एक सोशल मीडिया में जहाँ पे आपका देखिए फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, आर्टिकल 19, आपका अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, किसी भी मुद्दे पे, विषय पे आप अपने भाव, अपने विचार रख सकते हो, आपको ये अधिकार है, राइट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकार प्रशासन में पूरी तरीके से आप क्रांति करके विद्रोह कर रहे हैं। और आपके विचार है ना, आप मल्टीपल विचार से, आप मल्टीपल विचारधारा को पढ़े, जैसे हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन पढ़ा,
हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन, हमने पढ़ा कम्युनिज्म पढ़ा, हमने पढ़ा कैपिटलिज्म पढ़ा, पूंजीवाद पढ़ा। तो हम जब साम्यवाद, पूंजीवाद, उदारवाद सारे व्यवस्था को पढ़ें, लोकतंत्री व्यवस्था पढ़ें, गुटतंत्री पढ़ें, अभिजात तंत्री पढ़ें और राजतंत्री व्यवस्था पढ़ें, सारी व्यवस्था पढ़ें और उसमें सुधार करते करते अपने लोकतंत्री व्यवस्था लाए। और लोकतंत्र भी जब ऐसे इस तरीके से आपका शोषण करती है, करप्ट प्रैक्टिस करके आपके अधिकारों के, आपके राइट्स के, आपके जो कर के पैसे का सबका मोबिलाइज करके, शोषण करके वो अपने स्वहितवाद, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और आपको एक पीड़ित करती है, आप एक विक्टिमाइजेशनिज्म होते हो, आप पीड़ितवाद से प्रभावित हो पूरी तरीके से। तो जब आप पीड़ितवाद से प्रभावित हो और ऐसी व्यवस्था के आपके, देखो आप आज हो लेकिन कल आपके बच्चे होंगे, आपके जो पड़ोसी के बच्चे होंगे, आपके परिवार के बच्चे होंगे, आपके भाई बहन के बच्चे होंगे, आपके बहन के बच्चे होंगे। तो देखो आज आप जिस व्यवस्था से, जहाँ से आप जिस पद में हो, आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्रशासनिक पद में कहीं पे हो या व्यापारिक पद में, जहाँ भी व्यापारिक वर्ग घराने हो, बिजनेस कॉर्पोरेट या छोटे MSME हो, छोटे लघु उद्यम व्यापारी वर्ग हो, आप देखो कि हर एक क्षेत्र में आप शोषित हो रहे हो। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चा भी वैसे शोषित हो? तो इसीलिए इस व्यवस्था का क्यों चैलेंज होता है, क्यों क्रांति होती है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको एक अच्छी व्यवस्था मिले। यही सोच के तो हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ ना। जो नेशनल क्रांति क्या हुई कि हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, वहाँ उपनिवेशवादी थे और हमारा सारा कर का पैसा, हमारे जो कपड़े, जूट, जो कपास, वो ब्रिटेन कहाँ मैनचेस्टर में जाके बिकता था, उनका लाभ ब्रिटिश कमाते थे और हमारे लोग कोल्हू के बैल की तरह पिराते रहते थे, कमाते थे और उनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। और उन्हीं से जैसे छुआछूत, जैसे आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में टिकट होने के बावजूद एक वाइट मैन बर्डन की भावना से महात्मा गांधी जी को धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। फिर वो सत्य अहिंसा की लाठी लेकर उसी अंग्रेजों को बाहर करने की पूरा अपना ताना बाना कमर कस लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। देखिए, तो ब्रिटिश ने ऐसा करा। अब वही आज आपकी सरकार, आपके नाम से चुनी हुई सरकार, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनी हुई सरकार सेम प्रतिक्रिया वही करती है। क्योंकि अब देखो वो जबरदस्ती नहीं आई थी, आप तो बोलोगे कौन चुन के आई थी ना, शेख हसीना। तो इस व्यवस्था में, लोकतंत्री व्यवस्था में खामी क्या है ना, क्रांति करती है मास लेवल पे स्टूडेंट, ये अवेयर पीपल हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, ये राजनीतिक रूप से जागरूक है, जानकार विद्यार्थी वर्ग है, ये जानते हैं तथ्यों को, तर्क विद्या से, ज्ञान से, बहुत से राजनीतिक विचारधाराएं पढ़े। आज सरकार क्या करती है, आपको धर्म के नाम पे, इसीलिए तो ना आपको IAS IPS को लगा देती है आप पे फूल बरसाने के लिए। आप उत्तराखंड का सरकार पुष्कर धामी का देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, और आपको मास रूप से भीड़ बना के आपको भेजेगी कहाँ पे, आप करिए, जाइए बाबा धाम का यात्रा करिए, आप जाइए कहीं भी यात्रा में आपको छूट दिया जाएगा, आप बोल बम करके कांवड़ यात्रा करिए और आप पे फूल बरसाया जाएगा। ठीक है, क्यों करा जाएगा? क्योंकि इतने लेवल लोगों को, और वहाँ क्या होता है, आपने रोड देखा ना कि मोबिलाइज, देखो अभी क्या रहा है कि जो मस्जिदों को ढका जा रहा है कि ये लोग उन्मादी जो बोल बम में जा रहे हैं, देखो हम सबको नहीं बोल रहे हैं, जो स्पिरिचुअल, मैं भी मानता हूँ आध्यात्मिक रूप से जो उत्थान है, जो स्पिरिचुअल रूप से सभ्य है, नैतिक है और प्योरली सोल, प्योर आध्यात्मिक है, प्योर स्पिरिचुअल है, वो ऐसा नहीं करता। लेकिन आज देखना कि वो पुलिस की गाड़ी को तोड़ रहे हैं, पुलिस को तोड़ रहे हैं, कोई भी गाड़ी जरा सा निकली उसको मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अलग धर्म के देख रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। तो मस्जिद को रास्ते से ढका जा रहा है सफ़ेद कपड़ों से और वो छुपाया जा रहा है कि इस कांवड़ यात्री को बीच में ना आए करके, और उन्हें भी फूल बरसाया जा रहा है। और ये रास्ते में पूरे चरस, कोकिंग, ड्रग्स, गांजा का सेवन करेंगे, शराब पियेंगे और ये पूरे भीड़ बन के जा रहे हैं। तो काम धाम कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ है नहीं, ज्ञान विद्या का नाम कोई चीज़ है नहीं। तो इनको क्या करना है कि इनको रोजगार ना मांगे, तो इनको इसी धार्मिक यात्रा में, इसी तरीके में उलझाए रखो, इन पे फूल बरसाओ हवाई जहाज़ से। तो ये झूठी महत्वाकांक्षा में, छद्म महत्वाकांक्षा में, और ये अपने आप को झूठी खुशी देकर अपने माँ बाप को बताएंगे हम पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया गया, वाह वाह हम महा भोले के भक्त हैं। अरे भोले आपको नहीं जानता, आप कौन से भीड़ के उन्मादी हिंसक बने हो। सच्चा शिव, सदा शिव, सर्वत्र शिव है, वो सर्वत्र है, हर जगह है, निर्गुण निराकार से सगुण साकार में भी है। लेकिन आप जो हिंसक उन्मादी ये जो ऊर्जा को यहाँ वेस्ट कर रहे हो ना, उसको एक आप अच्छी व्यवस्था के लिए, एक अच्छा भविष्य के लिए, एक सभ्य समाज के लिए, सभ्य वातावरण के लिए, एक सभ्य पृथ्वी के लिए, एक सतत सस्टेनेबल और समावेशी अर्थ के लिए, पर्यावरण के लिए, इसके लिए करो ना इन सारी ऊर्जा का। वह ये नहीं कि आप भीड़ तंत्र बनकर लोगों को हिंसा करें, मारे और लोगों को कुचले, अन्य संप्रदायों का नाश करें। सारे सर्वधर्म संप्रदाय, एक मानवता ही, ह्यूमैनिटी ही सर्वोत्कृष्ट
धर्म है और मानवता क्या है, ये प्रकृति के साथ समावेशी है, इंक्लूसिव है, भाईचारे को मानता है, ये है। तो इस व्यवस्था को आप जानिए ना। जब तक आप इस व्यवस्था को नहीं जानेंगे, जब तक ऐसी व्यवस्था को आप उचित तरीके से नहीं परिपालन करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों को, उन जो आइडियोलॉजीज हैं, जो विचारधारा है, उनको नहीं समझ पाएंगे। क्रांति कर देना एक सफल भी नहीं होगा। हमने बांग्लादेश की बात करी, अभी जो प्रधानमंत्री वहाँ पे छोड़ के चली गई, अपना पद प्रतिष्ठा से भाग के चली गई, भागी मतलब वहाँ से, और राजनीतिक शरणार्थी भीख मांग रही, समझो कि हमको ब्रिटेन में रहने दो, ठीक है। तो क्या है, उनके चले जाने से पूरी प्रशासन तंत्र नहीं सुधर जाता। और दूसरी व्यवस्था आपकी लोकतंत्र वही है, वो फिर आएगा ना, कोई दूसरा आएगा फिर शोषण करेगा, इसी तरीके जाल में आपको फिर क्रांति लाना पड़ेगा। तो बार बार क्रांति करने से, एक बार क्रांति करो, सर्वत्र क्रांति करो, सदा क्रांति करो। कार्ल मार्क्स ने जो कहा, सर्वत्र क्रांति हो और पूरी व्यवस्था, ऐसी जो तंत्र है ना, ये चेंज हो। जैसे आप डेमोक्रेसी है तो उसको एब्सोल्यूटोक्रेसी हो, जैसे लोकतंत्र है तो वो परम तंत्र हो। क्यों परम तंत्र? एब्सोल्यूट कौन है? तो एब्सोल्यूट सिर्फ एक है, कौन? परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार, यही एब्सोल्यूट है। अब उसी को सर, जितने भी धर्म संप्रदाय जाति व्यवस्था में, उसी को अपने अपने धर्म से, अपने अपने रूप में, उस परमेश्वर को क्या है कि उसी को अपने रूप, अपने धर्म के हिसाब से, अपने मूर्ति, मस्जिद, मंदिर, चर्च में बांधा गया है, ठीक है। तो क्यों ना वही परमपिता परमेश्वर जो एब्सोल्यूट है, उस अनुरूप व्यवस्था लाया जाए और उसका एब्सोल्यूट क्रेसी हो। जैसे ऑटोक्रेसी होता है, निरंकुश होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। परम तंत्र पे, परमेश्वर पे तो कोई अंकुश ही नहीं है ना। तो उसकी जो व्यवस्था हो, शोषण के बिल्कुल इतर रहेगा, वो कोई शोषित नहीं होगा। एक समावेशी व्यवस्था रहेगी, सभ्य व्यवस्था रहेगी, सबको अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं से अधिकतम जो तक, जो बराबर रूप से हर की आवश्यकता के अनुरूप सही तरीके से जो संसाधनों का बटांकन होगा, सही मूल्यांकन होगा, और एक समावेशी व्यवस्था होगी ना, कि एक ऐसा नहीं है कि एक करोड़ों को प्रॉपर्टी अर्जित करके आपका शोषण करे और एक दाने दाने के लिए, खाने के लिए मोहताज है एक गरीब व्यक्ति। एक राजनीतिक रूप से इतना आपको सुख सुविधा मिले, आपको 5 स्टार होटल में रहना, 5 स्टार रूम आपका होटल ही रहे, आप बड़े बड़े प्लेन, चार्टर प्लेन में आप यात्रा करें, और एक गरीब तबके के बाद एक पहनने को चप्पल नहीं है, झोपड़ी, उसके घर में छप्पर नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों रहे? वो परमात्मा सर्व समावेशी, क्यों आप पे कोई शासन करे, क्यों आप पे कोई राज करे, क्यों आपके कोई प्रधानमंत्री हो, क्यों आपके कोई मुख्यमंत्री हो, क्यों हो, क्यों जरूरत है इसका, क्यों पुलिस हो, क्यों कानून आपका हो, जो सामाजिक अनुबंध है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों ना एक समावेशी हो, सब इंक्लूसिव हो। कोई किसी के जेल में डालने की आवश्यकता ही ना हो ना। कोई किसी को जेल में क्यों डालेगा? कोई किसी देश पे, राष्ट्र पे क्यों राज करेगा? क्योंकि किसी भी हमला करेगा? देश वाली भावना ही क्यों है? क्यों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, यूएस, इजराइल, अमेरिका, ये जब रहेगी तो देखो ना, युद्ध होते रहेंगे। फिलिस्तीन गजा का आप विवाद देख लो, इजराइल का, रूस यूक्रेन ये देख लो, कितने मानवता लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, बच्चे से छोटे से जीव जंतु कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पर्यावरण, प्रकृति, हर एक चीज़। ये जो युद्ध चल रही, क्यों? आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, यूएसए ने जब न्यूक्लियर बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी में, जापान में, आज तक वहाँ पे कैंसर और उस रेडियो एक्टिव तत्व से लोग जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, मछलियाँ इवन। तो ऐसा युद्ध क्यों हो? देशों की बाउंड्री ही ना हो। ये यथार्थवादी लोग तो लाए हैं ना, जो रियलिज्म में आया है। ये 3 फिलोसफी दिया है लोग, 3S करके जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिज्म, सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल। आपके जो साहित्य है, सह अस्तित्व है, राज्यत्व है और स्व सहायता के लिए थ्योरी दिए, और इतने एक इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के नाम पे एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, राष्ट्र बनाया, बॉर्डर बनाया, और आपको लड़ा रहे हैं ना। ये वही व्यवस्था है ताकि आपको शोषण कर सके, एक बड़ा व्यापारिक घराना एक बड़ा बन सके, एक बड़ा राजनीतिक व्यवस्था, एक बड़ा प्रशासन में अधिकारवान बने, और आपको एक छोटा, कनिष्ठ, निकृष्ट, और आपको एक पीड़ित करके शोषित कर सके। क्योंकि सारे लोगों को सब अधिकार संसाधन देना नहीं चाहते। एक्चुअली प्रकृति ने आपको संसाधन दिया, आपको अधिकार दिया, लेकिन ये लोग क्या करेंगे? नहीं, ये लोग पूरा शोषण करेंगे। इसीलिए क्रांति आती है ना। जितनी क्रांति अपने अधिकारों के मुद्दे को लेकर आती है ना, आपके अधिकार है, आपने कर दिया, आपने टैक्स दिया, इसलिए आपने क्रांति करा। सरकार को यह दायित्व है, उसका कर्तव्य बनता है सरकार का, कि आपके सारे आवश्यकताओं का ध्यान रखे, वो ऐसी अवसंरचना दे आपको, जब वो सरकार बनने का उसको अधिकारी है, वो आपका प्रधानमंत्री है, आपका राष्ट्रपति है, वो आपका न्यायपालिका में है, वो आपके कानून व्यवस्था में, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, जब आपने उस पद में आपके कर के पैसे से उन सबको भुगतान कर रहे हो महीने के महीने, और उसको तब वो उसको भ्रष्ट करके खाते जा रहे हैं और भी, तो वो ऐसी व्यवस्था आपको दे, भ्रष्टाचार बंद हो, ये पूरी व्यवस्था चेंज हो, और वो आपके जो
जो आपके अधिकार हैं, जो सुविधाएं, वो आपको प्रोवाइड कराए, इसलिए सरकार बनती है, ना कि वो आपके शोषण करने के लिए, वो राजनीतिक गेम खेलने के लिए। ऐसा नहीं है सरकार। तो आप जब क्रांति करते हैं तो उसको कंप्लीटली रिवॉल्यूशन करिए, पूर्णतः क्रांति, कि पूरी व्यवस्था ही ऐसे क्यों रहे। क्या देशों वाली भावना है उसमें, क्या टेरिटरी, कि ये टेरिटरी के नाम पे तो आपका शोषण कर रहा है। जैसे एक पड़ोसी, मेरा बाड़ी है मेरा बाड़ी, दो खेत वाले एक रापा मेरे खेत तरफ मत मार दे, एक पानी मेरे खेत तरफ ना गिरा दे, दो खेत वाले लड़ते हैं, पड़ोसी खेत, दो पड़ोसी घर वाले लड़ते हैं, तो वैसे दो पड़ोसी राष्ट्र वाले, देश वाले लड़ेंगे एक सीमा के नाम। यही तो राजनीति है ना, इसी में आपको फंसा के रखेगा राष्ट्रवादी भावना देकर। ये नहीं है। परमात्मा जब परमतंत्री व्यवस्था है ना, वो एब्सोल्यूट है। उसकी पूरी धरती, हर प्रकृति, हर जीव जंतु, एक दर्रे जर्रा उसका है, एक कण कण पेड़ पौधे में परमात्मा है। तो वो परमात्मा का व्यवस्था नहीं चाहता ऐसा हो। वो सत्य व्यवस्था, वो सत्यम धम्मम दर्शनम, उसी का दर्शन करेगा। सत्यम धम्मम विजयम, सत्य धर्म की विजय, और सत्यम धम्मम संस्थापनम, सत्य धर्म की संस्थापना करना चाहता है वो परमतंत्र। अब वो कैसी व्यवस्था रहे परमतंत्री, तो पूरी इसकी व्याख्या है, हम धीरे धीरे आपको जानकारी देते जाएंगे। हमने लिखा है ये व्यवस्था बहुत बड़ी और बहुत एब्सोल्यूट व्यवस्था है, परम व्यवस्था है, जिसको क्रिटिक आलोचना कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसके लिए नैतिक, जो भ्रष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है ना, ये नैतिक रूप से उत्थान, सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए है, एक अनंत सतयुग टाइप के जो लोग रहेंगे ना, उसके लिए है। ठीक है, नमस्कार साथियों, इतना ही इस वीडियो संदेश में, आगे और हम बात करेंगे। नमस्कार।